हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन के एम कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने उस क्लास को अभी तक वॉच नहीं किया हो तो ओबीजी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ जाके आप उस क्लास को देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि जो अपकमिंग CHO एग्ज़ाम होता है, इसके लिए तो बेस्ट टॉपिक माना गया है। तो ब्रेस्ट मिल्क से 1 से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पढ़ें एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँच जाए। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपन ब्रेस्ट मिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी जानते होंगे ब्रेस्ट मिल्क क्या रहता है। तो यहाँ पे अपन ब्रेस्ट मिल्क के सबसे पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोलोस्ट्रम क्या रहता है, ट्रांजिशनल मिल्क कौन सा होता है, मैच्योर मिल्क कौन सा होता है, हैंड मिल्क क्या रहता है, फोर मिल्क क्या रहता है। इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में सबसे पहला टाइप्स लिखना कोलेस्ट्रम। पहला टाइप है अपना कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मिल्क। कोलेस्ट्रम मिल्क क्या होता है? कोलेस्ट्रम मिल्क वह मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी के फर्स्ट 3 डे। डिलीवरी के फर्स्ट 3 डे जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम मिल्क। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सिक्रेशन होता है? आफ्टर बर्थ फर्स्ट 3 डे मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन इसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम। 3 दिन का जो मिल्क सिक्रेशन होता है इसके बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट रहते हैं, क्या नेचर रहता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रम के जो पीएच होती है वो क्या रहती है? एल्केलाइन पीएच होती है। कौन सी रहती? एल्केलाइन पीएच। यानी एल्केलाइन पीएच वो होती है जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो पीएच कैसी होगी? एल्केलाइन होगी। और पीएच अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक पीएच होगी। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि अपन वाटर का कंपोजिशन कितना रहता है। जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर वाटर का कंपोजिशन कितना रहता है? तो 86% वाटर प्रेजेंट रहता है। 86% H2O प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो कोलेस्ट्रम एक ऐसा थिक येलोइश सिक्रेशन होता है। कैसा रहता है? ठीक, मतलब गाढ़ा सिक्रेशन रहता है एंड येलो कलर का अपने को दिखेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ठीक येलोइश सिक्रेशन। ठीक येलोइश सिक्रेशन होता है कोलेस्ट्रम। कैसा रहता है? ठीक येलोइश सिक्रेशन होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे कोलेस्ट्रम के अंदर सबसे हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन यहाँ से बैठता है अपना कि सबसे हायर अमाउंट में क्या रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हायर अमाउंट इन कोलेस्ट्रम। हायर अमाउंट इन कोलेस्ट्रम क्या रहता है फ्रेंड्स? तो सबसे हायर अमाउंट में प्रोटीन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। कोलेस्ट्रम मिल्क में क्या रहता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा रहता है। किसकी तुलना में? एज तुलना के अंदर देखिए तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन का कंपोजिशन ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन देखते हैं कि प्रोटीन का कंपोजिशन ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपन देखें कि 100 ml अगर कोलेस्ट्रम ले और इसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन देखिए तो कितनी क्वांटिटी के अंदर रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 100 ml कोलेस्ट्रम की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी रहती है? तो प्रोटीन की रहती है 7.6 ग्राम। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट की देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की रहती है 3.2 ग्राम। और फैट की देखते हैं तो फैट की कितनी रहती है? 2.3 ग्राम।
तो ये इसमें कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे अपन देख लेना आप कि प्रोटीन की कंपोजिशन कितना 7.6 ग्राम होती है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट पाया जाता है कोलोस्ट्रम के अंदर। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कोलोस्ट्रम मिल्क का सिक्रेशन कब होता है। तो इसका सिक्रेशन फर्स्ट 3 डे, बर्थ के फर्स्ट 3 डे जो सिक्रेशन होता है मिल्क का, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, पीएच कैसी होती है, तो एल्केलाइन पीएच होती है। वाटर का कंपोजिशन कितना रहता है, तो 86% वाटर का कंपोजिशन रहता है। एंड क्वेश्चन यहाँ भी मतलब थिक येलोइश सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन कैसा रहता है, थिक येलोइश सिक्रेशन होता है, थिन नहीं होता, गाढ़ा यानी पतला नहीं होता, ये कैसा रहता है, गाढ़ा रहता है। यस, एंड हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये नोटिस में रखना है। तो ये अपना यहाँ पे कोलोस्ट्रम के बारे में डिस्कस किया। एक बात यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि कोलोस्ट्रम के अंदर एक एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है जो मदर मिल्क के द्वारा बेबी को मिलती है। तो कौन सी एंटीबॉडी रहता है, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा IgA। कौन सी रहेगी, IgA एंटीबॉडी जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी को ट्रांसफ़र होती है। IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी जो होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क में भी बात कर रहे हैं अपन किसका, कोलोस्ट्रम में क्या होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है जो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती है एट बर्थ। तो IgA एंटीबॉडी को अपन सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब बताओ कि IgA एंटीबॉडी होती है वो अपनी बॉडी में यानी बेबी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, कौन सी करेगी फ्रेंड्स, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, तो ये नेचुरल, कौन सी करेगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी रहती है, IgA, इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर है, कोलोस्ट्रम के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स, कोलोस्ट्रम के बाद में आता है ट्रांजिशनल मिल्क। कौन सा मिल्क आता है अपना, ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अपन सेकेंड देखते हैं ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में। हेडिंग लिख लेना, दूसरा ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क वह मिल्क होता है जिसका सिक्रेशन होता है आफ्टर 3 डे। तो कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रम के सिक्रेशन के बाद यानी आफ्टर 3 डे इसका सिक्रेशन होता है। तो लिख लेना इसका सिक्रेशन कब होता है, आफ्टर 3 डे। आफ्टर 3 डे टू कितने दिन तक, 3 दिन से लेके टू 14 डे यानी 14 दिन तक, 3 दिन से लेके 14वें दिन तक किसका सिक्रेशन होता है, ट्रांजिशनल मिल्क का सिक्रेशन होता है। 14वें दिन को अपन 2 वीक के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, यानी 2 वीक तक जो सिक्रेशन होता है वो कौन सा रहता है, ट्रांजिशनल मिल्क का सिक्रेशन होता है। यस, इसकी बात करते हैं अगर अपन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्चुअल मिल्क प्रेजेंट होता है। कौन सा रहता है, एक्चुअल मिल्क सिक्रेशन होता है इसमें, एक्चुअल मिल्क सिक्रेशन, एक्चुअल मिल्क सिक्रेशन होता है। इसके अंदर अपन वाटर की कंपोजिशन देखें तो 87% वाटर प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है, 87% H2O प्रेजेंट होता है। वाटर क्या रहता है, 87% रहता है। अगर यहाँ पे अपन देखें कि ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, हायर अमाउंट की बात करते हैं, हायर अमाउंट की, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ट्रांजिशनल मिल्क में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सबसे हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। किसकी तुलना में, प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर।
यहाँ तक समझ में आया। तो मैच्योर मिल्क क्या रहता है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है डिस्कस करते हैं। तो ये मिल्क आफ्टर 3 डेज से लेकर 14वें दिन तक सिक्रेशन होता है, क्वेश्चन पहला। इसके बाद में इसको ही एक्चुअल मिल्क के नाम से भी जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनेगा। और इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और 87% इसके अंदर वाटर कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में पढ़ लिया अपन। नेक्स्ट देखते हैं मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या रहता है, तो तीसरा लिख लेते हैं अपन। तीसरा मिल्क होता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क समझ ही जाना कि आफ्टर 14वें दिन के बाद में ऐसा मिल्क सिक्रेशन कब होगा, 2 वीक के बाद में अगर मिल्क का सिक्रेशन होगा तो इसको बोलते मैच्योर मिल्क। तो इसका सिक्रेशन लिख लेना, आफ्टर 2 वीक। मैच्योर मिल्क की बात करते हैं तो इसका सिक्रेशन होता है आफ्टर 2 वीक, यानी 2 वीक के बाद में जो मिल्क का सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं मैच्योर मिल्क के नाम से अपन जानते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर देखिए तो ऑल द न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट रहती। तो इसमें क्या होता है, ऑल द न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट, ऑल द न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट, यानी सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू इस मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहता है। किस मिल्क में, मैच्योर मिल्क के अंदर सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट रहता है। क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। क्या करवाता है ये न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लिख लेना यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सा करवाएगा, कौन सा मिल्क करवाएगा, तो मैच्योर मिल्क होता है वो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क के बारे में डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैच्योर मिल्क का सिक्रेशन कब होगा, आफ्टर 2 वीक। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। यस। ये अपना मिल्क के टाइप पड़े, जैसे कि पहला पड़ा कोलेस्ट्रम, तीसरा पड़ा ट्रांजिशनल और अपना दूसरा पड़ा ट्रांजिशनल और तीसरा अपना मैच्योर मिल्क के बारे में डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं कि 1-2 और टाइप्स होते हैं, एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हैंड मिल्क। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके एक बार रब कर लेते हैं एक बार। ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 मिल्क सिक्रेशन होता है। एक होता है फोर मिल्क होता है, एक होता है हैंड मिल्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते, हर बार पूछा भी गया है यहाँ पे, क्या होता है फोर मिल्क और क्या होता है हैंड मिल्क। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं कि फोर मिल्क के बारे में बात करते हैं। फोर मिल्क वह मिल्क होता है जो एट द स्टार्टिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सिक्रेशन होता है। जब भी मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो सबसे पहले सिक्रेशन होने वाला मिल्क होता है वो कौन सा होता है, फोर मिल्क होता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। BF लिखा शॉर्ट में, यहाँ पे BF का मीन्स याद रखना, ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कौन सा मिल्क होता है, स्टार्टिंग में सिक्रेशन होने वाला मिल्क, जिसको अपन बोलते हैं फोर मिल्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये जो फोर मिल्क होता है वो क्या करता है, सेटिस्फाई द बेबी थ्रस्ट। क्या करेगा, सेटिस्फाई द थ्रस्ट ऑफ बेबी, यानी बेबी की प्यास को बुझाएगा, यानी बच्चे की प्यास को बुझाएगा। कौन सा मिल्क प्यास को बुझाएगा, तो याद रखना फोर मिल्क जो सेटिस्फाई करेगा बेबी की थ्रस्ट को। यस। इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं। हाई अमाउंट इन H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे आपको याद रखना फोर मिल्क के बारे में, स्टार्टिंग में सिक्रेशन होता है, थ्रस्ट को सेटिस्फाई करेगा और इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है।
क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हैंड मिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं। हैंड मिल्क क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है एट द एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कब सिक्रेशन होता है, एट द एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मदर करवाएगी और जो लास्ट वाला यानी लास्ट 2 से 3 आवर्स के बीच में जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हैंड मिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो हैंड मिल्क कब सिक्रेशन होगा, एट द एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये स्टार्टिंग में सिक्रेशन हो रहा फॉर मिल्क, ये एंड में सिक्रेशन होगा, क्लियर है। और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये याद रखना, सेटिस्फाई द हंगर ऑफ बेबी। क्या करेगा, बेबी की हंगर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब भूख को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। यहाँ तक याद रखना। इसके अंदर क्या रहता है, हायर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट रहती है, हायर न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट, हायर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट होती है, क्लियर है। यस, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं, फॉर मिल्क की और हैंड मिल्क में, दोनों में। तो याद रखना, थ्रस्ट को सेटिस्फाई कौन करेगा, फॉर मिल्क, हंगर को सेटिस्फाई कौन करेगा, हैंड मिल्क। यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी। यस, इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चीज़, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी तो जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नई हेडिंग अपन डालते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, रियल वर्ड। आपको पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन देख रहे हैं कि मदर के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें अपन ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। तो पहली कंडीशन अपन देखते हैं मदर के अंदर, यानी मदर मैटरनल फैक्टर, मैटरनल फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे मैटरनल फैक्टर में आपको याद रखना एक वर्ड, ट्रिक्स याद रखनी, रियल वर्ड आपको याद रखना, रियल, REAL, रियल से याद रखना, R से याद रखना। अगर मदर के अंदर रेडिएशन थेरेपी चल रही होगी तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। कौन सी थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अगर चल रही होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। इसे याद रखना, अर्गोट डिराइवेटिव थेरेपी चल रही होगी, कौन सी, अर्गोट डिराइवेटिव थेरेपी। अगर अर्गो डिराइवेटिव थेरेपी चल रही होगी तो उस कंडीशन में भी मदर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट मानेंगे। ए से याद रखना फ्रेंड्स, ए से याद रखना कि इसके अंदर मदर के अंदर एंटी मेटाबॉलिक थेरेपी, एंटी मेटाबॉलिक थेरेपी, अगर मदर के अंदर एंटी मेटाबॉलिक थेरेपी चल रही होगी तो भी ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। और एल से याद रखना, लिथियम थेरेपी, अगर लिथियम थेरेपी चल रही होगी मदर को तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट। इन सभी चीज़ों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना। जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं कैंसर वाले पेशेंट को, तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। अर्गो डिराइवेटिव थेरेपी मतलब मिथार्जिन और अर्गोमेट्रिन जो ड्रग्स होती है, अगर इसका यूज़ मदर कर रही होगी, मिथार्जिन और अर्गोमेट्रिन का, तो इसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रखनी। एंटी मेटाबॉलिक थेरेपी मतलब एंटी कैंसर ड्रग, अगर मदर के अंदर एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही, कीमोथेरेपी अगर चल रही होगी तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी। और लास्ट याद रखना, लिथियम थेरेपी, लिथियम थेरेपी अगर मदर के अंदर चल रही होगी तो भी आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते कि जो लिथियम थेरेपी होती है वो किस पेशेंट के अंदर अपन यूज़ करेंगे, किस पेशेंट के अंदर लिथियम थेरेपी का यूज़ करेंगे। तो याद रखना, लिथियम थेरेपी फॉर मेनिया पेशेंट के लिए, किसके लिए, मेनिया पेशेंट के लिए लिथियम थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना,
यूज इन मेनिया, मेनिया एक होता है मेनिया होता है, एक होता है डिप्रेशन होता है। मेनिया में सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है और डिप्रेशन में क्या होती है, सारी एक्टिविटी बॉडी की साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो कम होगी। मेनिया में क्या होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये लिथियम थेरेपी अपन मेनिया वाले पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम कार्बोनेट। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिया वाले पेशेंट में? लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिया वाले पेशेंट के अंदर। अब अपन यहाँ पे लिथियम के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लिथियम के बारे में हमेशा क्वेश्चन कहीं न कहीं बन जाता है। तो इस लिथियम से रिगार्डिंग कुछ टॉपिक अपन यहाँ पे कवर करते हैं, कि जैसे कि लिथियम को अपन मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मेडिकेशन के नाम से? मूड स्टेबलाइजर, मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन, मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं लिथियम को। यस। और एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब भी लिथियम थेरेपी चल रही होगी, अवॉइड यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक का यूज नहीं करेंगे। जब भी लिथियम थेरेपी चल रही होगी क्या करेंगे? अवॉइड यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स थेरेपी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिथियम की टॉक्सिसिटी करवा सकता है डायूरेटिक। इसलिए लिथियम के साथ में डायूरेटिक थेरेपी अपन नहीं देंगे। क्लियर है? यहाँ पे अपन देंगे क्या? तो देंगे यहाँ पे क्या देंगे? यूज़ ऑफ साल्ट। साल्ट अपन उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि साल्ट के अंदर क्या होता? सोडियम कंपोजिशन प्रेजेंट रहता। वो सोडियम क्या करवाता? लिथियम को एक्सक्रीशन करवाता। बॉडी से क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन। तो अपन यहाँ पे लिख लेते यूज़ ऑफ साल्ट। यूज ऑफ साल्ट, जो साल्ट के अंदर क्या होता? Na कंपोजिशन, सोडियम कंपोजिशन प्रेजेंट रहता। इस सोडियम क्या करवाता? लिथियम एक्सक्रीशन करवाता, लिथियम को एक्सक्रीशन करवाता, मतलब बॉडी के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी होने नहीं देगा लिथियम को। क्लियर है? तो अपन साल्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस। और यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, सीरम थेरापेटिक लेवल देखेंगे। लिथियम का सीरम थेरापेटिक लेवल की बात करते हैं, तो सीरम थेरापेटिक लेवल, लिथियम का सीरम थेरापेटिक लेवल की बात करते हैं तो कितना रहता फ्रेंड्स? 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीरम थेरापेटिक लेवल लिथियम का 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम की टॉक्सिसिटी को असेस करने के लिए एक रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है। तो उस रेटिंग स्केल का क्या नाम रहता है? तो उसका नाम रहता है एमडीसेन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है, रेटिंग स्केल फॉर टॉक्सिसिटी। अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए एक रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है। उस रेटिंग स्केल का नाम होता है एमडीसेन, एमडीसेन रेटिंग स्केल। ये बात भी आपको याद रखनी। लिथियम की टॉक्सिसिटी के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है एमडीसेन रेटिंग स्केल नाम दिया जाता है। क्लियर? लिथियम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब अपन यहाँ पे अब देखेंगे कि ये तो मैटरनल फैक्टर अपन ने पढ़ लिया कि मैटरनल के अंदर ऐसी कंडीशन होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि न्यू बॉर्न फैक्टर के बारे में डिस्कस करें। अगर न्यू बॉर्न के अंदर कौन सी कंडीशन होगी तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। तो पढ़ते हैं न्यू बॉर्न के बारे में। यस, तो हेडिंग लिखना सेकेंड अपना न्यू बॉर्न फैक्टर। न्यू बॉर्न फैक्टर के बारे में देखेंगे। न्यू बॉर्न फैक्टर के अंदर दो ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। तो पहली कंडीशन अपन देखते हैं कि गैलेक्टोसेमिया, ये इस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। और दूसरा होता है फ्रेंड्स, पहली गैलेक्टोसेमिया और दूसरा होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया को PKU के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को
कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या अगर मदर HIV पॉजिटिव है, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो उस मदर के अंदर अपन ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर देना। इतने में अपन पढ़ते कि गैलेक्टोसेमिया मीन्स क्या होता है एंड फिनाइल कीटोयूरिया क्या रहता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन अपन देखते हैं कि गैलेक्टोसेमिया के अंदर अपन ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करेंगे। गैलेक्टोसेमिया की बात करते हैं। तो गैलेक्टोसेमिया में बात करते हैं अपन कि इसके अंदर क्या होता कि गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोस का लेवल, और मियाँ जहाँ भी मियाँ वर्ड आ गया मतलब ब्लड के अंदर गैलेक्टोस का लेवल इंक्रीज होना। तो क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीज गैलेक्टोस इन ब्लड के अंदर गैलेक्टोस का बढ़ जाना, इसको ही बोलते हैं गैलेक्टोसेमिया। क्यों बढ़ेगा तो ड्यू टू, किस कारण से, तो ड्यू टू किस कारण से बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखना ड्यू टू G1PUT एंजाइम। एक एंजाइम होता है G1PUT एंजाइम, G1PUT एंजाइम की डेफिशिएंसी अगर होगी, ड्यू टू G1PUT एंजाइम डेफिशिएंसी, G1PUT एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उस पर्सन के अंदर गैलेक्टोसेमिया देखने को मिलेगा। G1PUT क्या होता है, G1PUT की फुल फॉर्म अपन देखें तो गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। क्या फुल फॉर्म है इसकी, गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम के अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी होने के कारण से क्या देखने को मिलेगा अपन को, यहाँ पे गैलेक्टोसेमिया देखने को। तो ये किस कंडीशन होगी, इसकी फिजियोलॉजी अपन समझेंगे। कल भी अपन ने इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी मिल्क का, तो आज भी अपन देख लेते कि जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं लेक्टोज शुगर होती है, जिसको अपन मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये लेक्टोज शुगर क्या होगी कि लेक्टोज शुगर डाइसैकेराइड फॉर्म में, कैसी रहती, डाइसैकेराइड फॉर्म में होगी। तो इसको चेंज करने के लिए एक लेक्टेज एंजाइम वर्क करेगा। लेक्टेज एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये लेक्टेज एंजाइम क्या करेगा, लेक्टोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करेगा। यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि ये मोनोसैकेराइड फॉर्म है। बट गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा, गैलेक्टोज से ग्लूकोज में चेंज करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होगा G1PUT एंजाइम, G1PUT। ये एंजाइम क्या करेगा, गैलेक्टोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज के अंदर। कौन सा एंजाइम, G1PUT एंजाइम। तो फिर इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ में आया प्रोसेस, यस। अगर यहाँ पे अगर अपन देखते कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ पे इस एंजाइम की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या गैलेक्टोज को ग्लूकोज में चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैलेक्टोज का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज गैलेक्टोज इन ब्लड के अंदर क्या होगा, गैलेक्टोज का लेवल बढ़ेगा। इससे कोई अपन नाम दिया, गैलेक्टोसेमिया नाम दिया है। ब्लड के अंदर क्या होगा, गैलेक्टोज का लेवल बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे अपन इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, मिल्क को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, समझ में आया। मिल्क को गैलेक्टोसेमिया में कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है, लेक्टोज शुगर रहती, और लेक्टोज शुगर होगी तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी, G1PUT एंजाइम। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की गैलेक्टोज का लेवल क्या होगा, बॉडी में बढ़ता जाएगा। इसलिए गैलेक्टोज को प्रिवेंट करने के लिए अपन मिल्क को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद में अपन सेकेंड कंडीशन देते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया वाली। तो ये अपन यहाँ पे रब कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन अपनी है फिनाइल कीटोन यूरिया।
PKU के नाम से जानते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया में बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या रहता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया में कि देखते हैं कि इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। एक हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम होता है, इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम डेफिशिएंसी क्या होगा इसमें, हाइड्रोक्सिलेस एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी। क्लियर है। फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर ये इसकी फिजियोलॉजी अपन समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड क्या रहता है, एक यहीं पे लिखते थे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जब गैलेक्टोसेमिया था वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, उसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जिसमें गैलेक्टोसेमिया देखने को मिल रहा था। इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड होता है। इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड की इसमें क्या था, फिनाइल एलेनिन एक क्या होता है, अमाइनो एसिड रहता है। क्या रहता है, फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड रहता है। कौन सा अमाइनो एसिड रहता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है फिनाइल एलेनिन। तो ये अमाइनो एसिड क्या करेगा कि इसमें क्या होगा कि फिनाइल एलेनिन को किस में देखने को मिलेगा, फिनाइल एलेनिन फाउंड इन मिल्क के अंदर ये अपन को देखने को मिलेगा फिनाइल एलेनिन। समझ में आया, फिनाइल एलेनिन किस में देखने को मिलेगा, मिल्क के अंदर। तो मिल्क के अंदर क्या होगा, फिनाइल एलेनिन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल एलेनिन को चेंज करेगा टायरोसिन में। टायरोसिन क्या है, टायरोसिन भी अमाइनो एसिड होता है। कौन चेंज करेगा फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में, तो ये एंजाइम चेंज करेगा, हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। कौन, हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को चेंज करेगा टायरोसिन के अंदर। क्लियर है। जो फिनाइल एलेनिन होता है वो कौन सा रहता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन टायरोसिन क्या रहता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। यानी फिनाइल एलेनिन को कौन चेंज करेगा, हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम क्या करेगा, टायरोसिन में चेंज करेगा। अगर इस एंजाइम की यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज फिनाइल एलेनिन लेवल। बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही लेवल बढ़ा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन। तो एक्सेस कीटोन बॉडी देखने को मिलेगी, एक्सेस कीटोन बॉडीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा हुई, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, सीजर। पर्सन जो बेबी होता है उसको सीजर भी आ सकती है, क्योंकि कीटोन बॉडी ब्लड के अंदर ज़्यादा बन गई। और यहीं पे अगर ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिनाइल कीटोन यूरिया भी देखने को मिलेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया भी देखने को मिलेगा। क्लियर है, यस। तो ये अपना फिनाइल एलेनिन में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो फिनाइल एलेनिन होगा, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और टायरोसिन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है। तो अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ेगा तो इसमें कीटोन बॉडी भी बढ़ेगी। कीटोन बॉडी बनेगी तो पर्सन के अंदर सीजर भी आएगी और फिनाइल कीटोन यूरिया भी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर भी इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसको अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्लियर, समझ में आया, यस। यहीं पे अपन देख लेते कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलाए गए, तो इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि वहाँ पे आपको इस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ उसके बारे में और इसका पर्पस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हुआ है। यहीं पे देख लेते हैं अपन, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चला गया, तो यहाँ पे एक याद रखना BFHI, कौन सा
BFHI, BHFI का मतलब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम कब चालू किया गया? तो ये प्रोग्राम वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड और इंडिया की बात करते हैं। वर्ल्ड के अंदर तो 1991 में लॉन्च किया गया और इंडिया के अंदर कब आया? 1993 के अंदर आया। वर्ल्ड में कब आया? 1991। कौन सा प्रोग्राम? BFHI। इसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स? तो इसका पर्पस की बात करते हैं तो ये क्या कहता है? प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करवाएगा? प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करवाएगा? प्रमोट करवाता है। क्लियर है? ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाता, एडवर्टाइजमेंट लगाता, यानी एड भी आते, तो इस प्रोग्राम से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोशन किया जाता है। याद रखना बस। अब अपन देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज। देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को कितने टेम्परेचर पे कितने दिन तक स्टोरेज किया जाता है। तो हेडिंग लिखना, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज की बात करते तो सबसे पहले स्टोरेज देखते 8 रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट फीडिंग को कितने टाइम तक स्टोरेज करेंगे? तो अप टू 4 आवर, अप टू 4 आवर्स, 4 आवर्स तक ही अपन ब्रेस्ट मिल्क को क्या करेंगे? रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करेंगे। अगर यहीं पे अपन लिख लेते कि रेफ्रिजरेटर या कूलिंग कंपार्टमेंट की बात करते, तो कूलिंग कंपार्टमेंट की बात करते हैं, कूलिंग कंपार्टमेंट मतलब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में कितने टाइम तक स्टोरेज करेंगे? तो याद रखना, कूलिंग कंपार्टमेंट में 4 डे तक, यानी 4 दिन तक, अप टू 4 डे, अप टू 4 डे। यस, यहीं पे अपन बात कर लेते हैं फ्रीजर। फ्रीजर की बात कर लेते हैं। फ्रीजर में -4 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप टू 6 मंथ, 6 मंथ। तो याद रखना, दोनों यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे तक, कूलिंग कंपार्टमेंट या रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक, और फ्रीज़र में 6 महीने तक। याद रखना कि मिल्क को स्टोरेज कितने दिन और कब किया जाता है। एक अपना लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में अपन क्लास को एंड करते थे, क्योंकि क्लास आज बहुत लंबी भी हो गई है ऐसा लग रहा है। तो अपन देखते हैं, लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि लैक्टेशन सप्रेशन एंड लैक्टेशन फेलियर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लैक्टेशन फेलियर की। तो हेडिंग लिखा ना, लैक्टेशन फेलियर। लैक्टेशन फेलियर मतलब ऐसी मदर जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस नहीं हो रहा। ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस नाम से याद आया कि ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा जो ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन कौन करवाएगा? यानी ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन या इजाकुलेशन कौन सा हार्मोन करवाएगा? तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 क्वेश्चन याद रखना यहाँ पर भी। तो अपन बात करते हैं लैक्टेशन फेलियर मतलब ऐसी मदर जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। डिलीवरी के बाद में नॉर्मली क्या था, मदर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा तो ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस होगा। बट कुछ मदर ऐसी होती है जिसमें लैक्टेशन फेलियर देखने को मिलेगा। उसके लिए अपन क्या करवाएंगे कि इनएबिलिटी ऑफ मदर टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। इसका मीन्स होता है, लिख लेना, इनएबिलिटी ऑफ मदर टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। मदर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस कंडीशन में अपन एक ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस रहती कौन सा रहता है? मेटाक्लोप्रामाइड का यूज करेंगे। कौन सी ड्रग का? मेटाक्लोप्रामाइड का यूज करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस होती है लैक्टेशन फेलियर के अंदर, जिसके अंदर इसका डोज देंगे अपन, कितना देंगे? 10 mg OD, दिन में एक बार 10 mg OD अपन इसको प्रोवाइड करेंगे। सल्फुरामाइड करके भी ड्रग आती है,
सल्फ्यूराइड मेटाक्लोप्रामाइड नहीं मिले तो सल्फ्यूराइड भी अपन यूज़ कर सकते हैं। मेटाक्लोप्रामाइड को MCP के नाम से भी जानते हैं, MCP। यस, एंटी एमेटिक ड्रग्स भी ये होती है मेटाक्लोप्रामाइड्स। यस, यहाँ पे अपन देखते हैं कि वह मेडिकेशन जो मिल्क का सिंथेसिस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस मेडिसिन के नाम अपन क्या टर्मिनोलॉजी देखिए, गैलेक्टोगोगस के नाम से जानते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करवाने के लिए यूज़ की जाती है, उस दवाइयाँ को अपन गैलेक्टोगोगस के नाम से जानते हैं। गोगस का मीन्स याद रखना सिक्रेशन, जहाँ भी गोगस वर्ड आ गया मतलब सिक्रेशन हो रहा है। यस, तो ये क्या करोगे, मेटाक्लोप्रामाइड का एक्शन होता है कि बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रोलैक्टिन का हार्मोन बढ़ा देगा। जैसे ही प्रोलैक्टिन का हार्मोन बढ़ा तो यहाँ पे मेटाक्लोप्रामाइड क्या करोगा, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। यस, यहीं पे अपन देखते हैं लैक्टेशन सप्रेशन की बात कर देते हैं। लैक्टेशन सप्रेशन की बात कर देते हैं कि ऐसी मदर जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क का तो सिंथेसिस हो रहा है, बट किसी कारणवश उस मदर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट की गई, या अपन कह सकते उस मदर के अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क का कॉन्ट्राइंडिकेशन किया गया, और साथ में या उस मदर का बेबी की डेथ हो गई, डिलीवरी के तुरंत बाद में बेबी की डेथ हो गई होगी, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, लैक्टेशन सप्रेशन करवाएंगे, मिल्क का सिंथेसिस ही नहीं करवाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करवाएंगे, ड्रग ऑफ चूज रहती है, उसके अंदर अपन ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन होगी, उसको अपन देंगे। ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, लैक्टेशन सप्रेशन में क्या करूँगा, सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग, सप्रेस या स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करवाएंगे। कौन सी मेडिकेशन आती है, ब्रोमोक्रिप्टिन होती है, या ओरल पिल के नाम से भी जानते हैं, ओरल पिल्स के नाम से भी जानते हैं। जो ब्रोमोक्रिप्टिन होती है अब इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है एक हाइपोटेंशन क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इस मेडिकेशन का भी यूज़ नहीं करते। ये क्या होती है, प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट होती। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लैक्टेशन फेलियर के अंदर कौन सी मेडिकेशन देंगे, MCP मेटाक्लोप्रामाइड देंगे, और लैक्टेशन सप्रेशन में कौन सी देंगे, तो ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो एक बार और रिविजन कर लेना। यस, यहाँ पे अपना और कुछ छूट रहा होगा कि मैंने बीच में आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या HIV मदर के अंदर, अगर मदर HIV पॉजिटिव होगी तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपने आंसर सोच रखा होगा, तो देख लेना, मिलान कर लेना, सही होगा तो कमेंट करना, नहीं सही होगा तो फिर भी कमेंट करना ही आपको। यस, तो इसका आंसर होगा कि अगर मदर HIV पॉजिटिव होगी तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करेंगे। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करेंगे अगर मदर HIV पॉजिटिव होगी तो। यस, इसी क्वेश्चन से अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद में अपन नई शानदार जानदार क्लास के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।